कहानी तंत्र मंत्र का खेला। बाबा के भ्रमजाल से क्या निकल पाई सुधा। अब वह पूजा पाठ के कार्य में भी रुचि नहीं लेती, ना ही आस पड़ोस की महिलाओं के संग कार्यक्रम में मन लगाती। अपने कमरे को अंदर से बंद कर घंटों ना जाने कैसे तंत्र मंत्र अपनाती। इन सब बातों से बेखबर एक दिन अचानक रमा उस मोहल्ले से गुजरी। उसने सोचा सुधा भाभी की खबर भी लेती चलूं। बहुत दिन हो गया उन्हें वे पार्लर नहीं आई। दोपहर का समय था। दरवाजे की घंटी सुन सुधा को ताज्जुब हुआ कि इस समय कौन है। दरवाज़ा खोलती ही रमा को देखकर खुशी से चहक उठी। उसे खींचते हुए भीतर ले गई, मगर रमा उसे देखकर हैरान थी। रमा के रोंगटे खड़े हो गए। सुधा जितनी वेशभूषा से आधुनिक थी उतनी ही धार्मिक थी। आए दिन घर में महिलाओं को बुलाकर धार्मिक कार्यक्रम करवाना उसकी दिनचर्या में शामिल था। इसी वजह से वह अपने मोहल्ले वालों में काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी। आसपास के मकानों में ज़्यादातर नज़दीकी गांव से आकर बसने वाले परिवार थे। वे 2-4 सालों के भीतर ही अपने छोटे बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए घर बनाकर रहने आ गए थे। उनमें से कुछ पंडित, कुछ पटेल तो 1-2 राठौड़ परिवार थे। कुछ परिवारों की महिलाएं अंगूठा छाप हैं तो कुछ 10वीं या 12वीं तक पढ़ी हैं, लेकिन इसके बाद शादी हो जाने के कारण वे आगे न पढ़ सकी। अभी तक यहाँ 16-17 वर्ष में शादी और 20-21 वर्ष में गौना कर देने का प्रचलन है। सुधा का शुरू में तो यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता था, मगर धीरे धीरे उसने अपने आप को साथी महिलाओं के साथ सामूहिक कार्यक्रम में व्यस्त कर लिया। उसे रह रहकर भोपाल याद आता। वहाँ की चमचमाती सड़कों की लॉन्ग ड्राइव, किटी पार्टी, बड़े ताल का नज़ारा, क्लब और अपनी सखियों का साथ। शादी के 10 साल बाद सारी शारीरिक जांचों के बाद उसे मालूम हो गया था कि वह कभी माँ नहीं बन सकती। वह अपने खाली समय को किसी न किसी तरह व्यस्त रखती ताकि खाली दिमाग में कोई खुरापात न पैदा हो। जहाँ भोपाल में वह किटी पार्टी और क्लब और सोशल वर्क में बिजी थी, वहीं यहाँ के माहौल में वह पूरी तरह रम गई थी। वह यहाँ के इकलौते ब्यूटी पार्लर में जाना न भूलती। यहाँ के ब्यूटिशियन से ज़्यादा तो उसे ब्यूटी नॉलेज थी, इसीलिए उसे भी वह तरह तरह के ब्यूटी टिप्स देती रहती। ब्यूटिशियन रमा जबलपुर में अपनी मौसी के घर रहकर 6 महीने का कोर्स करके मुंबई में अपना पार्लर खोलकर बैठी थी। यहाँ युवतियाँ थ्रेडिंग और फेशियल खूब करवाती थी। उसका पार्लर चल निकला, लेकिन सुधा के आने के बाद रमा को वैक्सिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कटिंग के नए तरीके जानने को मिले। वह सुधा को देखते ही खिल उठती और इधर सुधा का मन मजार के चक्कर लगाने को मचलने लगा। वह सोचती सारे वैज्ञानिक तरीके अपनाकर देख ही लिया है, कोई परिणाम नहीं मिला, अब इस मजार के चक्कर लगाकर भी देख लेती हूँ। जब इस बारे में महेश की राय लेनी चाहिए तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। शायद उन्होंने भी सुधा की आंखों में आशा की चमक को देख लिया था। महेश से कोई भी जवाब ना पाकर सुधा सोच में पड़ गई। उसने अपने पड़ोसियों से इस बारे में बात करने का मन बना लिया। दूसरे दिन हमेशा की तरह दोपहर में जब सारी महिलाएं अपने चबूतरे पर या प्लास्टिक की कुर्सियां डालकर बात करने लग गईं, सुधा ने मजार का जिक्र छेड़ दिया। फिर क्या था, लगे हाथ महिलाओं ने सुधा की दुखती रग पर हाथ रखते हुए उसे भी संतान की मनौती मांगने के लिए 40 दिन मजार का फेरा लगाने का सुझाव दे दिया। कुछ का तो कहना था कि 40 दिन पूरे होने से पहले ही उसकी गोद हरी हो जाएगी। जितने मुंह उतनी बातें सुनकर सुधा ने तय कर लिया कि वह कल सुबह से ही मजार जाने लगेगी। महेश उसके इस फैसले से खुश तो नहीं हुआ, लेकिन उसके विश्वास के साथ फैसला लेने को आज़ाद कर दिया। सुबह होते ही सुधा अपना काम खत्म करके मजार चली जाती है। वहाँ से वापस आते समय सुधा को बाबा मिल गया। वह सुधा के मन का भाव समझ लिया और उसे आशीर्वाद दिया 40 दिन के अंदर सुधा की गोद भर जाए। फिर क्या था,
सुधा के लिए तो सोने पे सुहागा हो गया। वह घर आई और गाना गाते हुए अंदर चली गई। महेश समझ गया कि वह मजार का चक्कर लगा कर आई है, मगर कुछ न बोला। वह सोचने लगा कितने सरल स्वभाव की है उसकी पत्नी, सबकी बातों में तुरंत आ जाती है। अब अगर मैं वहाँ जाने से रोकूंगा तो रुक तो जाएगी, मगर उम्र भर मुझे दोषी भी समझती रहेगी कि मैंने उसके मन के अनुसार काम न करके उसे संतान पाने के आखिरी अवसर से भी रोक दिया। आज जाकर आई है तो कितनी खुश लग रही है, वरना कितनी बुझी बुझी सी रहती है। चलो कोई बात नहीं, 40 दिनों की ही तो बात है, फिर खुद ही शांत होकर बैठ जाएगी। मेरे टोकने से इसे दुख ही पहुँचेगा। दिन बीतते देर नहीं लगती। 40 दिन क्या, 5 महीने बीत गए, मगर सुधा का मजार जाना न रुका। अब वह पूजा पाठ के कार्य में भी रुचि नहीं लेती, ना ही आस पड़ोस की महिलाओं के संग कार्यक्रम में मन लगाती। अपने कमरे में अंदर से बंद रहती, घंटों ना जाने कैसे तंत्र मंत्र अपनाती। इन सब बातों से बेखबर एक दिन अचानक रमा उस मोहल्ले से गुजरी। उसने सोचा सुधा भाभी की खबर भी लेती चलूं। बहुत दिन हो गया उन्हें, वे पार्लर नहीं आए। दोपहर का समय था। दरवाजे की घंटी सुन सुधा को ताज्जुब हुआ कि इस समय कौन है। दरवाज़ा खोलते ही रमा को देख कर वो खुशी से चहक उठी, उसे खींचते हुए भीतर ले गई, मगर रमा उसे देखकर हैरान थी, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। क्या यह वही सुधा है जो कितनी सजी संवरी रहती थी? मैले कुचैले गाउन में, काले सफ़ेद बिखरे बालों के साथ, न मांग में सिंदूर, न मंगलसूत्र, न चूड़ियाँ, न बिंदी पहने सुधा किसी सड़क पर घूमती पगली से कम नहीं लगी। भाभी, आपको क्या हो गया है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? भाई साहब ठीक तो है ना? रमा ने हैरानी से पूछा। अब आई है तो बैठ, तुझे सब बताती हूँ। मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, बल्कि मेरे चारों तरफ भूतों का डेरा हो गया है। कोई मेरी बात का विश्वास ही नहीं करता है। यहाँ देख, मैं इस सोफे पर रात भर जाकर टीवी देखती रहती हूँ। अगर झपकी आई तो सो गई, वरना पूरी रात यूं ही कट जाती है। ये भूत दिन रात मेरे चारों तरफ मंडराते रहते हैं। दिन में भी कभी मोहल्ले के बच्चे के रूप में तो कभी पड़ोसिन के रूप में आज कर बैठ जाते हैं। फिर चाय बनाने या कुछ लेने भीतर जाओ तो गायब हो जाते हैं। भाभी, ऐसी बातें करके मुझे मत डराओ। रमा घबरा गई। यह मेरी जिंदगी की सच्चाई बन गई है। ये देखो मेरे हाथ में ये निशान। अगर मैं चूड़ी बिंदी कुछ भी पहनती हूँ तो ऐसे निशान बन जाते हैं। सजने संवरने पर मुझे ये भूत बहुत परेशान करते हैं, इसीलिए मैं अब सज संवर के नहीं रहती हूँ। बाल भी नहीं रंगती, मेहंदी भी नहीं लगाती। भाई साहब, आपको कुछ समझाते नहीं है क्या? रमा सुधा की बातें सुनकर उलझन में पड़ गई। मेरे पति के अंदर तो खुद ही आत्मा आती है। जब वो आत्मा आती है तो उनकी आवाज़ तेज हो जाती है, चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसी आत्मा ने मुझे ऐसे रहने को आदेश दिया है। मैं चलती हूँ भाभी, बेटे के स्कूल से लौटने का समय हो गया है, कहकर रमा उठ खड़ी हुई। सुधा की बातें सुनकर रमा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने वहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। रमा अपनी स्कूटी स्टार्ट कर ही रही थी कि सामने से शैलेश्वर आता दिखा। शैलेश्वर उसी के गांव बिरादरी का है, रिश्ते में उसका चचेरा भाई लगता है। उसे देखकर वह रुक गई। उसी ने तो 2 महीने पहले उसे स्कूटी चलानी सिखाई थी। उसने सुधा के दरवाजे पर नज़र डाली तो सुधा ने अपने आप को फिर से घर में कैद कर लिया था। उसने शैलेश्वर को अपने पीछे बैठने का इशारा किया और वहाँ से सीधा अपने घर को चल पड़ी। शैलेश्वर ने जो बताया उसे सुनकर रमा हैरान रह गई। सुधा जब पहली बार मजार में गई थी तो उसी दिन बाबा ने उसके बारे में पूरी जानकारी उससे जुटा ली थी। सुधा धीरे धीरे बाबा की कही बातों का आंख मूंद कर विश्वास करने लगी थी। लेकिन 40 दिन बीतने के बाद भी जब कोई परिणाम न मिला तो बाबा ने उसे
समझाया कि यह सब तुम्हारे पति की शंका करने की वजह से हो रहा है। जब तक वे भी सच्चे मन से इस ताकत को नमन नहीं करेंगे, तब तक तुम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकती। यह सुनकर सुधा ने अपने पति को भी मजार लाने का फैसला किया और रो धोकर गिड़गिड़ाकर उसे यहाँ तक लाने में सफल हो ही गई। लेकिन क्या शैलेश्वर? रमा की उत्सुकता चरम पर थी। लेकिन जब मैंने महेश सर से कहा तो वे गुस्से से लाल पीले होकर कहने लगे, ये सारी बातें बकवास है। ये फेरे लगाने से कुछ नहीं होता, बल्कि अब तो सुधा घरेलू कार्य में भी रुचि नहीं लेती। बीमारों की तरह पूरे दिन वह लेटी रहती है। चलो मैं भी वहाँ का नज़ारा देख कर आता हूँ। उस दिन बाबा स्टेशन से पहले पीपल के पेड़ के नीचे बैठे आसपास से आए आदिवासियों को घेर कर बैठे थे। उस दिन मजार का मेला भी था, जो मजार पर न लगकर बाहर पास के मैदान में लगता है। उस दिन भी भीड़ को देखते हुए किसी को भी स्टेशन की सुरक्षा के लिहाज से मजार तक जाने नहीं दिया जाता। इसीलिए जो भी भक्त चादर, अगरबत्ती, धूप जो भी चढ़ाना चाहें वह बाबा को सौंप देता है। इसीलिए बाबा के चारों तरफ भीड़ जुटी थी, जिससे गरीब आदिवासी महिलाएं, उनकी बेटियां बहुत श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर लाइन से आगे बढ़ती जा रही थी। सर उन सबको बड़े ध्यान से देख रहे थे। थोड़ी देर में जब बाबा की नज़र मेरे साथ खड़े सर पर पड़ी तो वे समझ गए कि ये सुधा मैम के पति होंगे। उन्होंने उन्हें दूसरे दिन आकर बात करने को कहा। सर मेरे साथ वापस आ गए। तब तक तो मैं भी नहीं जानता था कि मैं खुद बाबा के हाथों का मोहरा बनकर रह गया हूँ। वह एक तरफ सुधा मैम को बच्चे के ख्वाब दिखाकर बहला रहा था, तो दूसरी तरफ प्रोफेसर को दूसरी शादी के सपने दिखाने लगा। इन दोनों को अपनी बातों का विश्वास दिलाने को बाबा जब न तब मुझे और मेरे दोस्तों को बुलाकर हमारी मनोकामनाओं के पूरी होने के उदाहरण देता। हम भी उसकी बात में हाँ मिलाते, क्योंकि हमें बाबा की ताकत पर भरोसा भी था और डर भी। धीरे धीरे उसने मैम के दिमाग में यह बात भर दी कि उसका रहन सहन, पहनावा आकर्षक होने के कारण पीपल के पेड़ के भूत उस पर गुस्सा हो गए हैं। इसीलिए उसे सबसे पहले अपने आप को सादा में रखना होगा। दूसरी तरफ प्रोफेसर को दूसरी शादी के लिए रिश्ते दिखाने लगा। उन्हीं में से एक रिश्ते में 16 साल की एक गरीब की लड़की का रिश्ता भी था, जो प्रोफेसर को बहुत ही भा गया। आजकल सर के बहुत चक्कर लग रहे हैं उस लड़की के गांव के। यहाँ से 15 किलोमीटर पर ही तो है वह गांव। वहाँ आदिवासी परिवार हैं। उनके वहाँ अभी भी बाल विवाह, बहु विवाह का चलन है। अब क्या है, सर की 5 अंगुलियाँ घी में हैं। वे भी बस लगता है अपनी पत्नी बीबी के पूरी पागल होने के इंतजार में हैं, ताकि उसे पागल खाने भेजकर उसकी सहानुभूति भी बटोर लें और फिर उस कन्या से विवाह कर संतान भी पैदा कर लें। मेरी गलती बस यही है कि मैं बाबा और सर की चालों को पहले समझ ही नहीं पाया, वरना मैम की कुछ मदद कर देता। मगर अब उनकी मानसिक स्थिति को केवल किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलकर ही संभाला जा सकता है। लेकिन मानसिक रोग विशेषज्ञ इस शहर में मौजूद ही नहीं है, और दूसरे बड़े शहर में ले जाकर इलाज कराने के मूड में प्रोफेसर है ही नहीं। शैलेश्वर के मुख से यह बात सुनकर रमा घोर चिंता में आ गई। बेचारी सुधा भाभी, यह मक्कार बाबा जब प्रोफेसर को अपनी बातों में न उलझा पाया तो उसने दूसरा जाल फेंका, जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि न पार पाए। तो फिर ये उस जाल में यह प्रोफेसर कैसे बच पाता? वह दूसरी शादी करने के लिए अपनी पहली पत्नी को भूल गया। यह सोचकर रमा अपना सिर पकड़कर बैठ गई। क्या सुधा बाबा के जाल से बच पाएगी? देखिए पार्ट 2।